एक रात ढोलकपुर के महाराज वीर प्रताप सिंह ने अपनी पुत्री राजकुमारी वेदिता से कहा, पुत्री, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस मटके को कुछ नहीं होना चाहिए। इसे संभाल कर रखना। पिताश्री, बचपन से मैंने इस मटके को संभाला है। जब मैं छोटी थी आप कहते थे कि ये मटका मेरा खिलौना है, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं इसे क्यों संभालूं? बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए सच बताता हूँ, ये मटका कोई खिलौना नहीं बल्कि हमारे राजमहल की कीमत है। जब तक ये मटका है तब तक हम भी हैं, वरना सब खत्म। अब ज्यादा मत सोचो, सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। ठीक है पिताश्री। महाराज राजकुमारी के कक्ष से चले गए और राजकुमारी मटका लेकर ही सो गई। लेकिन सुबह जब उनकी नींद खुली तो देखा उनके कक्ष से वो मटका गायब था। वो मटका कहाँ चला गया? मुझे उसे ढूंढना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। वेदिता ने पूरे कक्ष में वो मटका ढूंढ डाला, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर वो भागते हुए जैसे ही बाहर आई तो देखा आंगन के बीचों बीच वो मटका रखा हुआ था और खुद ब खुद गोल गोल घूम रहा था। हे भगवान, ये मटका यहाँ किसने रख दिया और ये अपने आप कैसे घूम रहा है? पिताश्री, मंत्री जी, जल्दी बाहर आइए। महाराज और मंत्री जी भागते हुए बाहर आए। महाराज, ये मटका तो खुद ब खुद घूम रहा है, ये कैसे हो सकता है? मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। राजकुमारी ने जैसे ही मटके को हाथ लगाया वैसे ही उनका वो वाला हाथ पत्थर का बन गया। पिताश्री, ये क्या हो गया? मेरा हाथ तो पत्थर का बन गया। बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मटका अपने पास ही रखना, वरना कुछ भी हो सकता है। मंत्री जी, राजकुमारी को अंदर ले जाइए। चलिए राजकुमारी जी। मंत्री जी राजकुमारी को लेकर राजमहल के अंदर चले गए। महाराज वहीं बैठकर उस मटके को बड़े ध्यान से देखते रहे। ये मटका तो कहीं से टूटा भी नहीं है, ऊपर से ढक्कन भी मैंने इसे इस तरह से बंद करवाया था कि कभी ये खुल ना सके। फिर इसके अंदर की शक्तियां राजकुमारी के ऊपर कैसे काम कर गई? इसे संभाल कर रखना होगा सेनापति। जी महाराज। ये मटका उठाकर राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा दो। जो आ गया महाराज। सेनापति ने तुरंत वो मटका उठाया और राजमहल के अंदर जाने लगा। ये देखकर महाराज अचंभित हो उठे। ये कैसे हो सकता है? मेरी पुत्री ने जैसे ही इस मटके को हाथ लगाया वैसे ही उसका हाथ पत्थर का बन गया, जबकि सेनापति को कुछ नहीं हुआ। खैर, महाराज अपने दरबार में शाम के वक्त मंत्री जी के साथ बैठकर विचार विमर्श करने लगे। मंत्री जी, आप तो सारी सच्चाई जानते हो। इस मटके का असर शायद हमारी पुत्री पर हो रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, इस मटके को हमें संभाल कर रखना होगा, वरना ना ही आप राजा रहेंगे और ना ही मैं मंत्री। मटका टूटते ही सब कुछ बिखर जाएगा और हो सकता है कि हमारी सच्चाई भी दुनिया वालों के सामने आ जाए। नहीं मंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो उस साधु का भी पता नहीं कि वो अब कहाँ है। धीरे धीरे रात हो गई। पूरा राज्य पूर्णिमा की चांदनी से चमक रहा था। तभी कुछ गांव वाले राजमहल के सामने से गुजरे। गांव वाले, हमारे महाराज तो बहुत सीधे साधे हैं, फिर भी उनके राजमहल से संगीत की धुन कहां से आ रही है? बिल्कुल सही कह रहे हो काका, राजमहल के अंदर से तो घुंघरू की भी आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई नर्तकी नृत्य कर रही हो। और हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। राजा महाराजाओं के तो ये बड़े बड़े शौक होते ही हैं। चलो अपने अपने घर चलते हैं, रात काफी हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने काका। हम जैसे गरीबों के नसीब में कहा कि हम किसी नर्तकी का नृत्य देखें। तुमको नृत्य देखना है? चलो अभी तुम्हारे पिताजी से बताता हूँ। अरे नहीं नहीं काका, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। चलो चलो चलते हैं। खैर, वो लोग तो वहाँ से चले गए, लेकिन वही आवाजें महाराज को भी सुनाई दी। वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। हमारे राज्य में आकर नृत्य कौन कर रहा है?
ये आवाज तो इसी राजमहल से आ रही है। महाराज अपने कक्ष से बाहर निकले। यह आवाज तो राजकुमारी के कक्ष से आ रही है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, जाकर देखना पड़ेगा। महाराज चुपके चुपके राजकुमारी के कक्ष में गए तो दूर से उन्होंने देखा कि राजकुमारी वेदिता पैरों में घुंघरू पहनकर नृत्य कर रही थी। उनके बाल खुले हुए बिखरे हुए थे, बिल्कुल पागलों की तरह नृत्य करती जा रही थी। वो रहस्यमय मटका राजकुमारी के सिर पर रखा हुआ था। हे भगवान, ये क्या दृश्य देख रहा हूँ मैं। राजकुमारी इतनी जोर जोर से नृत्य कर रही है, फिर भी ये मटका उनके सिर से गिर नहीं रहा। और मेरी राजकुमारी नृत्य कैसे कर सकती है? अभी रोकना होगा। महाराज तुरंत राजकुमारी के पास गए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। लेकिन जैसे ही राजकुमारी का नाचना बंद हुआ, वैसे ही मटका उनके सिर से गिर गया। लेकिन गिरने से पहले महाराज ने वो मटका अपने हाथों में पकड़ लिया। बाल बाल बच गया ये मटका, वरना अनर्थ हो जाता। महाराज ने वो मटका धीरे से एक किनारे पर रखा, पर जैसे ही पलटकर राजकुमारी की तरफ देखा, वैसे ही उनकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि राजकुमारी अब पूरी की पूरी पत्थर की बन चुकी थी। राजकुमारी, क्या हो गया आपको? हे भगवान, ये पत्थर की कैसे बन गई? मंत्री जी, जल्दी से राजकुमारी के कक्ष में आइए। मंत्री जी भी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। जैसे ही उनके कानों में महाराज की चीखने की आवाज पड़ी, वैसे ही वो उठकर बैठ गए। ये 2 कौड़ी का महाराज जब देखो तब मुझे परेशान करता रहता है। खुद भी चैन से नहीं सोता, मुझे भी चैन से नहीं सोने देता। कभी कभी तो मन करता है कि मैं ही वो मटका तोड़ डालूं, लेकिन मटका टूट गया तो मेरे पास भी भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मंत्री भी राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। मंत्री जी, देखिए ना, राजकुमारी पत्थर की बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? मुझे तो लगता है ये सब उस मटके की वजह से ही हुआ है। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। जब मैं इनके कक्ष में आया, तब राजकुमारी अपने सिर पर यह मटका रखकर नृत्य कर रही थी। जैसे ही मैंने वो मटका इनके सिर से उठाकर वहां रखा, वैसे ही राजकुमारी पत्थर की मूर्ति बन गई। महाराज, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। सुबह होने का इंतजार करते हैं, फिर किसी वैसे ही साधु बाबा को ढूंढते हैं जो हमें आज से 25 साल पहले मिला था। आप सही कह रहे हैं मंत्री जी। ठीक है, आप जाकर विश्राम कीजिए, मैं यहीं रुकता हूँ। क्योंकि अगर मेरी गैर मौजूदगी में इस मटके को कुछ हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है महाराज। मंत्री जी वहां से चले गए। इधर महाराज राजकुमारी की मूर्ति के सामने ही बैठे बैठे सो गए। लेकिन अगली सुबह जैसे ही महाराज की नींद खुली तो देखा राजकुमारी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरी पुत्री को बिस्तर पर किसने रख दिया? तभी अचानक राजकुमारी की नींद भी खुल गई। वो तुरंत उठ गई, जिसे देखकर महाराज दंग रह गए। अरे राजकुमारी, आप तो ठीक हो गई। क्या हुआ पिताश्री? मुझे कुछ हो गया था क्या? राजकुमारी, आप रात में पागलों की तरह नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते पत्थर की मूर्ति बन गई। क्या आपको कुछ याद है? पिताश्री, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक राजकुमारी होकर मैं भला नृत्य क्यों करूंगी? मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। राजकुमारी की बात सुनकर महाराज अपने मन में सोचने लगे। मेरी पुत्री बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अभी इस बारे में ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं है। कुछ पल सोचकर महाराज फिर से बोल पड़े। कोई बात नहीं पुत्री, मुझे लगता है मैंने कोई सपना देखा था। तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर महाराज वहां से चले गए। तभी अचानक राजकुमारी की नजर फिर से उस जादुई मटके पर पड़ी। मैं जब भी इस मटके को देखती हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस मटके को तोड़ डालूं, पर पिताश्री बार बार पता नहीं क्यों मना करते हैं। मुझे इसकी रखवाली करने को क्यों बोलते हैं, इसीलिए मैं पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। इतना बोलते बोलते राजकुमारी वेदिता मटके के पास चली गई और बड़े ही प्यार से उसे छूने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मटके को छुआ, अचानक उनकी आंखें लाल हो गई।
वो तुरंत वहाँ से उड़कर राज दरबार के बाहर आ गई और हवा में उड़ती जा रही थी। कभी वो जमीन पर आ रही थी तो कभी हवा में उड़ रही थी। ये सब गांव वालों ने देख लिया। अरे गांव वालों, ये राजकुमारी के ऊपर कौन सी चुड़ैल का साया आ गया है? देखो तो कैसे उड़कर इधर उधर भाग रही है। हाँ काका, सच में राजकुमारी को क्या हो गया है? तभी अचानक महाराज ने राजकुमारी को उड़ता हुआ देखा। महाराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे मेरी पुत्री को क्या हो गया? पुत्री नीचे आओ, ये क्या कर रही हो तुम? तू अपने आप को बहुत बड़ा महाराज समझता है ना, लेकिन तू बहुत बड़ा चोर है। महाराज, आपकी ही पुत्री आपको ये सब बोल रही है। लगता है राजकुमारी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। वो बुरी आत्मा ही ये सब बोल रही है। राजकुमारी ऐसा बोल ही नहीं सकती। तभी अचानक राजकुमारी उड़ते हुए सीधा महाराज के सामने आ गई। उस रहस्यमय मटके को फोड़ दो, वरना तुम्हारी राजकुमारी के ऊपर मेरा श्राप ऐसे ही काम करता रहेगा। इतना बोलकर राजकुमारी फिर से आसमान में उड़ गई और वहाँ से गायब हो गई। गांव वालों भागो, हमारे राज्य में कोई बुरी आत्मा आ गई है। कहीं वो हमारे शरीर में भी ना घुस जाए। भागो सब लोग। इधर ये सब देखकर महाराज, मंत्री और सेनापति की हालत भी खराब हो गई। महाराज, पहले ही मैं कह रहा था ये सब कुछ उस मटके की वजह से ही हुआ है, वरना राजकुमारी ने वो मटका तोड़ने को क्यों कहा? चाहे कुछ भी हो जाए मंत्री जी, वो मटका कभी नहीं टूटना चाहिए। चलिए भीतर चलते हैं। लेकिन जैसे ही महाराज, मंत्री और सेनापति के साथ राजमहल के अंदर गए, वैसे ही उन्होंने देखा राजकुमारी मटके के पास बैठी थी। महाराज, राजकुमारी तो राजमहल के अंदर हैं। अरे राजकुमारी, आप यहाँ? आप तो अभी बाहर हवा में उड़ रही थी। पिताश्री, आपको 2-3 दिनों से अचानक क्या हो गया है? कभी बोलते हैं मैं पत्थर की मूर्ति बन गई थी, कभी बोलते हैं मैं हवा में उड़ रही थी। अरे मैं कोई इंसान हूँ या हैवान? ठीक है पुत्री, आप अपने कक्ष में आराम कीजिए, लेकिन याद रहे ये मटका टूटना नहीं चाहिए। हाँ हाँ पिताश्री, मुझे पता है। जब आज तक मैंने ये मटका टूटने नहीं दिया तो आगे कैसे टूटने दूंगी? अगली सुबह उनके राजमहल के बाहर एक भिखारी आया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे, भगवान के नाम पर कुछ दे दे। हाँ, ये भिखारी महाराज के दरबार में अन्नदान मांगने आया है। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, मुझे कुछ खिला दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी वेदिता बाहर आ गईं। उन्हें उस भिखारी पर तरस आ गया। वो भिखारी बिल्कुल नौजवान था। चलो मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। राजकुमारी, आप तो बड़ी दयालु हैं। कोई मुझे अपने घर के भीतर नहीं घुसने देता था, और आप तो मुझे अपने राजमहल के अंदर ले आई। लेकिन जैसे ही राजकुमारी उस भिखारी को लेकर अंदर आई, वैसे ही महाराज उसे देखकर क्रोधित हो उठे। इस भिखारी को अंदर किसने आने दिया? राजकुमारी कौन है ये? पिताश्री, ये बहुत भूखा है बेचारा, बाहर भी मांग रहा था। मुझे इस पर तरस आ गया, इसीलिए मैं इसे भोजन कराने यहाँ ले आई हूँ। पुत्री, ऐसे हर किसी को राजमहल के अंदर नहीं आने देना चाहिए। इसे तो हम जानते तक नहीं। भिखारियों को बाहर ही खाना दिया जाता है, अंदर नहीं लाया जाता। जैसे ही महाराज ने इतना बोला, वैसे ही राजकुमारी वेदिता देखते ही देखते एक बार फिर से हवा में उड़ने लगी। जो मैं कह रही हूँ मुझे करने दो, मुझे इसे भोजन कराना है। महाराज, राजकुमारी जो कर रही है उन्हें करने दीजिए। मुझे लगता है जैसे ही हम उनके खिलाफ बोलते हैं, वैसे ही उनके भीतर वही चुड़ैल आ जाती है। ठीक है बेटी, तुम्हें जो सही लगता है वो तुम करो। महाराज डरते हुए मंत्री के साथ वहाँ से चले गए। इधर वो भिखारी भी बहुत डर चुका था। लगता है राजमहल में किसी भूत प्रेत का साया है, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। इतना बोलकर वो भिखारी धीरे से वहाँ से जाने लगा। इतने में राजकुमारी अपने असली रूप में वापस आ गई और उस भिखारी को रोक लिया। अरे
कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए मेरे कक्ष में चलिए, मैं आपको अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। जी 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 राजकुमारी। राजकुमारी उस भिखारी को लेकर अपने कक्ष में चली गई और उसे भोजन कराने लगी। तभी अचानक भिखारी की नजर उस रहस्यमयी मटके पर पड़ी। राजकुमारी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस मटके के साथ मेरा कोई पुराना नाता है। आप तो पहली बार हमारे राजमहल में आए हैं, आपको अचानक ऐसा क्यों लगा? पता नहीं राजकुमारी जी, बस अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि तो मैंने आपको बता दिया। महाराज और मंत्री भी ये सब देख रहे थे। मंत्री जी, ये भिखारी उस मटके के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है? मुझे तो लगता है ये किसी की साजिश है। ये भिखारी जरूर कोई बेवकूफिया है। अभी चुपचाप यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अगर अभी हमने कुछ बोला तो राजकुमारी के अंदर फिर से उस चुड़ैल की आत्मा आ जाएगी। जैसे ही ये भिखारी भोजन करके यहाँ से जाने लगेगा, वैसे ही रास्ते में हम इसे दबोच लेंगे। इतना बोलकर महाराज और मंत्री जी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो भिखारी भोजन करके वहाँ से जाने लगा, वैसे ही राजकुमारी बड़े ही प्यार से उससे बोलती है। मैं कितने वर्षों से अपने पिता के साथ इस राजमहल में रह रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनके साथ कभी अपनापन नहीं महसूस हुआ। पता नहीं तुम्हारे साथ मुझे अपनापन क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। ये सुनकर वो भिखारी दंग रह गया। दूर से महाराज भी ये सब सुनकर दंग रह गए। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? राजकुमारी जी, आप क्या बोल रही हैं? आप इतनी बड़ी सल्तनत की राजकुमारी हैं और मैं एक साधारण सा भिखारी। मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर इस बारे में महाराज को पता चल गया तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर वो भिखारी राजमहल से बाहर निकल गया, लेकिन राजकुमारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। खैर, वो भिखारी जैसे ही उस राज्य की सीमा पर पहुंचा, वैसे ही महाराज, मंत्री जी और उनके सेनापति ने उसे घेर लिया। अरे महाराज, आप तो राजमहल में थे, मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? नाटक करना बंद कर, चुपचाप बता तुझे किसने भेजा यहाँ पर। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे सब्र का इम्तिहान न ले। जरूर तू किसी न किसी मकसद से यहाँ आया होगा। हमारा राज हड़पने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया मेरी पुत्री पर। तुझसे जो प्रेम करने लगी, सच्चाई बताता या तुझे कारागार में डाल दूं। उसने इतना ही बोला था कि तभी राजकुमारी उसी खतरनाक रूप में उड़ते हुए सीधा महाराज के सामने आ गई। मैंने इन्हें अपना पति मान लिया है। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर राजकुमारी वहाँ से उड़ गई। मंत्री जी, लगता है राजकुमारी के ऊपर कोई श्राप लग गया है। हमें जल्द से जल्द किसी साधु से मिलना पड़ेगा और सेनापति इस भिखारी को जल्दी कारागार में डाल दो। लेकिन राजकुमारी मुझसे प्रेम करती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? चल चुपचाप, तेरे जैसे बहरूपिये को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सेनापति ने उसे जबरदस्ती कारागार में डाल दिया। इधर महाराज और मंत्री किसी गुफा के अंदर जा पहुँचे और उस गुफा के साधु को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर साधु बोला, महाराज, जरूर आपकी पुत्री पर किसी बुरे श्राप का असर है। अगर आप अपनी पुत्री को बचाना चाहते हैं तो उस रहस्यमयी मटके को तोड़ दीजिए, वरना आपकी पुत्री जीवित नहीं बचेगी। ठीक है बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन महाराज। मंत्री जी, चलिए यहाँ से। बाबा, दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से आएंगे। इतना बोलकर महाराज मंत्री जी के साथ वहाँ से वापस आ गए। महाराज अपने कक्ष में मंत्री जी के साथ उसी के बारे में बातें करने लगे। देखो मंत्री, उस साधु के सामने ये सब बोलना ठीक नहीं था। किसी भी कीमत पर हम वो मटका नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मटका तोड़ने से राजकुमारी की जान चली जाएगी। एक बार उनकी जान चली जाए तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, वरना बार बार वो चुड़ैल बनकर हमें परेशान करती रहेंगी। इधर करीब आधी रात को राजकुमारी वेदिता वो रहस्यमय मटका लेकर कारागार में पहुंची। अचानक उस मटके से तेज रोशनी निकली, जिससे सारे सेनापति बेहोश हो गए। अरे राजकुमारी जी, आप
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब इस रहस्यमय मटके का राज खुलने वाला है। जैसे ही राजकुमारी वो रहस्यमय मटके को लेकर भिखारी के करीब आई, वैसे ही कारागार की सलाखें खुद ब खुद खुल गईं। ये तो चमत्कार हो गया राजकुमारी जी। क्या मैं एक बार ये मटका देख सकता हूँ? क्यों नहीं, मैं तो आपको अपना पति मान चुकी हूँ। अब मेरा सब कुछ आपका ही है। उस भिखारी ने वो रहस्यमय मटका अपने हाथ में लिया और उसका ढक्कन खोल दिया। मटके के अंदर देखते ही भिखारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो अब पता चला ये मटका मुझे बार बार अपनी तरफ आकर्षित क्यों करता है। मुझे इस मटके के अंदर अपना पूरा भूतकाल दिख गया। राजकुमारी कल सुबह ही सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। अगली सुबह भिखारी और राजकुमारी वो रहस्यमय मटका लेकर राज दरबार के बाहर पहुंच गए। गांव वालों, जल्दी से बाहर आ जाइए। पिताश्री, मंत्री जी, सेनापति, सब लोग बाहर आ जाइए। उसकी आवाज सुनकर सारे लोग जमा हो गए। तभी उस भिखारी ने सभी के सामने वो मटका जमीन पर पटक दिया और वो मटका टूट गया। क्या किया तूने? ये मटका क्यों तोड़ दिया? जैसे ही मटका टूटा, वैसे ही उसके अंदर से काला धुआं बाहर निकलने लगा और धुएं से एक बहुत ही बुजुर्ग साधु प्रकट हुए। अरे मंत्री जी, ये तो वही साधु है। हाँ, मैं वही हूँ। गांव वालों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई भिखारी नहीं, बल्कि यहाँ के पूर्व राजा विक्रमादित्य का बेटा है। क्या? हाँ बेटी, आज से 25 साल पहले तुम्हारे पिता एक हारे हुए इंसान थे। लोगों को लूटना इनका काम था। फिर एक रोज ये मेरे पास आए और मुझे अपनी समस्या बताई। तुमने अब तक बहुत सारे पाप किए हैं। वो सारे पाप मैं अपनी इस जादुई शक्ति से इस मटके के अंदर कैद कर देता हूं। फिर तुम्हें बहुत सारी शक्तियां मिल जाएंगी। उन्हीं शक्तियों से तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा लोगों की भलाई करना और ये मटका कभी टूटने मत देना, वरना तुम्हारी सारी बुराइयां बाहर आ जाएंगी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन तुम्हारे अंदर नए नए पाप उजागर होने लगे। तुम तो इतने पापी हो कि अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए मटका तोड़ने को तैयार ही नहीं हुए, बल्कि उसकी जान लेना चाहते थे। तुम्हारे पाप का घड़ा दोबारा भरने लगा, इसलिए ये मटका आज ये तोड़ना जरूरी था। पिताश्री, आप इतने बुरे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अब मुझे सब याद आ गया राजकुमारी जी। दरअसल ये राजमहल आपके पिता का नहीं, बल्कि मेरे पिता का था। जब मैं 5 साल का था, तब इन्होंने धोखे से अपनी जादुई शक्तियों से हमारा राज्य हड़प लिया। और ऊपर वाले की महिमा देखो, मैं यहीं पर आ गया। मेरा नाम राजकुमार अर्जुन है। सही कहा बेटा। और सुन पापी इंसान, सारी शक्तियां तुझे देने के बाद अगले दिन ही मैं ईश्वर को प्यारा हो गया था, लेकिन मेरी आत्मा तड़पती रही, क्योंकि मैंने तेरी मदद करके बहुत बड़ा पाप किया था। अब मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं तुझे और तेरे मंत्री को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बेटा अर्जुन, ये तुम्हारा ही राजमहल है। मैंने तुम्हारे पिता को, तुम्हारी माँ को भगवान के पास पहुंचा दिया था और तुम्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था। मैं सारे गुनाह कबूल करता हूँ। तभी अचानक उस बुजुर्ग साधु की आंखों से काली रोशनी निकली और देखते ही देखते महाराज और मंत्री जी के साथ साथ बुजुर्ग साधु भी धुआं बनकर उड़ गए। अचानक चारों तरफ शांति फैल गई। गांव वालों, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था और जो भी मेरे साथ हो रहा था वो सब उस रहस्यमय मटके के भीतर मौजूद बुराइयों का श्राप था। अगले ही दिन गांव वालों ने मिलकर उस भिखारी यानी राजकुमार अर्जुन का विवाह राजकुमारी वेदिता के साथ कर दिया और सारे लोग खुशी खुशी रहने लगे।